नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने कुछ नए प्रश्न और आ रहे हैं जिनको आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से उनको समझिएगा, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न इतनी इजी भी नहीं है। ये प्रश्न आपकी राजस्थान पुलिस है, एलएसए है, एलडीसी है, पटवार है, रीट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, आरएस है, यहाँ तक आपकी सारी की सारी जो एग्जाम है उसमें आपसे इसी तरीके के प्रश्न हैं वो दोस्तों पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर देखिए ताकि आपकी सारी की सारी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि दोस्तों एक प्रश्न यदि आप गलत करते हो तो आपको पता है कि कितने स्टूडेंटों से अपन नीचे आ जाते हैं। तो दोस्तों प्रश्न को आपको गलत नहीं करना है, एकदम बिल्कुल आपको सही आंसर है वो करना है। तो दोस्तों चलते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ नए आपके सामने प्रश्नों के साथ जो आपकी कंपटीशन की जो एग्जाम है उसमें महत्वपूर्ण होंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और वो पहला प्रश्न जो आपको दिखाई दे रहा है, राजस्थान का कौन सा बांध, दोस्तों राजस्थान का कौन सा बांध अपने उद्घाटन से पहले ही टूट गया था? क्या हो गया था दोस्तों? टूट गया था। तो देखिए राजस्थान का कौन सा बांध अपने उद्घाटन से पहले टूट गया था? तो दोस्तों यहां पर आपको ऑप्शन दे रहा है, ए में अजान बांध, बी में दे रहा है आपको पांचना बांध, सी में दे रहा है आपको गर्दड़ा बांध और डी में दे रहा है आपको लसाड़िया बांध। तो दोस्तों यहां पर आप गलती ना करें, क्योंकि पांचना बांध को जब आप पढ़ करके आते हैं तो वहां पर ये जरूर आप पढ़ते हैं कि राजस्थान का मिट्टी से निर्मित बांध है वो पांचना बांध है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो दिमाग है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा कि मिट्टी से बांध तो यही है, शायद यही टूट गया होगा उद्घाटन से पहले। लेकिन दोस्तों यदि आपने यहाँ पर पांचना बांध यदि आपने आंसर किया तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? गलत होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर कौन सा बांध मानना है? तो ना तो यहाँ पर अजान बांध मानना है, ना पांचना मानना है, ना आपको लसाड़िया बांध मानना है। यहाँ पर मित्रों आपका आंसर होगा गर्दड़ा बांध, जो राजस्थान के बूंदी जिले में है। ये गर्दड़ा बांध जो राजस्थान का एक ऐसा बांध है जिनका उद्घाटन करने से पहले ये टूट गया था। याद रखना दोस्तों, इस प्रश्न को बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। मैं जितने भी प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं दोस्तों, इनको आप थोड़ा सा इजी मत लेना, यानी ये बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो गहराई से संबंधित ये प्रश्न है। इनके ऊपर आप गहन चिंतन मनन है वो जरूर करें। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा दोस्तों कि वर्षा काल में छोटी छोटी नदियों के प्रवाह को कहा जाता है। दोस्तों यानी राजस्थान में वर्षा काल में छोटी छोटी नदियों के प्रवाह को कहा जाता है। तो आपको ऑप्शन मिल रहा है, रेल कहा जाता है, पायतन कहा जाता है, सीर कहा जाता है, या दोस्तों आगोर कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? रेल। दोस्तों यहां से रेल से दो प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक तो मैंने आपको 2 नंबर क्वेश्चन बताया है कि वर्षा काल में छोटी छोटी नदियों के प्रवाह को कहा जाता। तो वर्षा काल में छोटी छोटी नदियों के प्रवाह को क्या कहा जाता दोस्तों? रेल कहा जाता। और एक जब आप लूनी नदी पढ़ेंगे तो लूनी नदी को जालोर में दोस्तों रेल नदी या नाड़ा नदी कहा जाता। तो ये दोस्तों 2 प्रश्न यहां से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन दोस्तों पायतन की बात करें तो पायतन किसको कहा जाता? यानी पायतन किसको कहा जाता? तो याद रखना कि जिस रास्ते से वर्षा का जो पानी है दोस्तों, वो पानी देखिए किसी नदी में जाता है या फिर किसी झील में जाता है, या फिर देखिए झील के अलावा देखा जाए तो तालाब में जाता है। तो उस रास्ते को ही क्या कहा जाता है?
पायतन कहा जाता है। यानी आप ध्यान रखिए पायतन किसको कहा जाता है। वैसे मैंने आपको जब राजस्थान का अपवाह तंत्र पढ़ाया था दोस्तों, तो वहां पर मैंने इसकी चर्चा है वो जरूर की थी कि जिस रास्ते से वर्षा का पानी है, जिस रास्ते से वर्षा का पानी है, वो पानी किसी नदी या झील या तालाब में जाकर के पहुंचता है, तो उस रास्ते को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, पायतन कहा जाता है। लेकिन दोस्तों यदि सीर के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो सीर किसको कहा जाता है, तो याद रखना कि भूगर्भ में जल की जो निश्चित जो दिशा है, यानी भूगर्भ में दोस्तों याद रखिए भूगर्भ में जल की निश्चित दिशा में बहने को क्या कहा जाता है, तो याद रखिए सीर कहा जाता है। यानी भूगर्भ में जल की निश्चित दिशा में बहने को ही क्या कहा जाता है, सीर कहा जाता है। लेकिन दोस्तों यदि आपसे सीर के अलावा आगोर के बारे में पूछा जाए, आगोर किसको कहा जाता है, तो याद रखना कि राजस्थान में जो बांध है उस बांध के चारों दोस्तों बांध है उस बांध के चारों ओर मिट्टी की जो मेड़बंदी होती है, मिट्टी की जो मेड़बंदी होती है उस मेड़बंदी को ही क्या कहा जाता दोस्तों, आगोर कहा जाता। तो कई बार आपसे शब्दावली से संबंधित है वो प्रश्न है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें, इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें आपके सामने छुपी हुई है, तो मैं इनके ऊपर सब पर चर्चा करूंगा। फिर देखिए दोस्तों तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और इंपोर्टेंट प्रश्न है ये कि राजस्थान में नदी व झरनों द्वारा दोस्तों राजस्थान में नदी व झरनों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो हमको ये बताना कि राजस्थान में देखिए नदी व झरनों द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई कहां पर होती है, तो दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा में होती है, या उदयपुर सिरोही में होती है, या प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में होती है, या डे में लिखा है कोई नहीं। दोस्तों जब मैंने राजस्थान की आपको सिंचाई परियोजना पढ़ाई थी तो वहां पर मैंने इनका जिक्र है वो किया था। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा कि राजस्थान में नदी व झरनों के द्वारा सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में होती है। यानी नदी और झरनों के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई होती है तो वो आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा है वहां पर होती है। उसके बाद में देखिए दोस्तों आपको चौथे नंबर का प्रश्न है वो पूछा जा रहा है सुमेलित कीजिए, यानी सुमेलित कीजिए। ए में दे रहा है कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई। दोस्तों मैंने यहाँ पर देखिए ये लिखा है सर्वा और आगे मैंने बिंदी लगाई, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर मैंने सर्वाधिक लिखा है। तो कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, और उनके आगे कुछ जिलों का नाम लिखा है मित्रों। तो इन जिलों को आपको इनके साथ सम्मिलित करना कि राजस्थान में कुओं द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई दोस्तों कहां पर होती है, जयपुर में होती है। जबकि नलकूपों के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई दोस्तों कहां पर होती है, भरतपुर में होती है। जबकि नहरों के द्वारा राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई देखें दोस्तों कहां होती है, आपकी गंगानगर बीकानेर में होती है। लेकिन तालाबों के द्वारा राजस्थान में सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है मित्रों वो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में होती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा 1 2 3 4 2 1 3 4 2 1 4 3 1 2 4 3। तो आपको यहाँ से इसका राइट आंसर है वो पहचानना है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर होगा 2 1 4 3। तो इसमें देखिए 2 1 4 3 कौन से ऑप्शन में आपको मिल रहा है, देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन लिखा 2 1 4 3। तो आपका राइट आंसर दोस्तों होगा सी, यानी 2 1 4 3। ठीक है। उसके बाद में इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, 5वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। 5वें नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है। पीजेएल नेहरू, इस पीजेएल का मतलब है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस नहर को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। दोस्तों पीजेएल नेहरू ने किस नहर को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, तो ऑप्शन मिल रहा आपको इंदिरा गांधी नहर को कहा था, गुड़गांव नहर को कहा था, भरतपुर नहर को कहा था, डी में लिखा राजीव गांधी सिद्धमुख नहर को कहा था। तो दोस्तों जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें
तो इन्होंने इस इंदिरा गांधी नहर को देखिए आधुनिक भारत का मंदिर कह करके पुकारा था। जबकि भारत में जो बहुउद्देश्य घाटी परियोजना है, उन बहुउद्देश्य घाटी परियोजनाओं को भी दोस्तों इन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर कह करके पुकारा था। तो इसका राइट आंसर आपका इंदिरा गांधी नहर होगा। इंदिरा गांधी नहर को और बहुउद्देश्य घाटी परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कह करके पुकारा था। उसके बाद में दोस्तों यहां पर आपके सामने छठे नंबर का क्वेश्चन है, किस वर्ष दोस्तों किस वर्ष कंवर सेन ने बीकानेर के लिए पानी की आवश्यकता पुस्तक लिखी जिसमें इंदिरा गांधी नहर का प्रारूप रखा था। दोस्तों प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए, क्या पूछ रहा है कि किस वर्ष कंवर सेन ने बीकानेर के लिए पानी की आवश्यकता नामक एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक में इन्होंने इंदिरा गांधी नहर का प्रारूप रखा था। तो यहां पर देखिए आपके सामने ऑप्शन मिल रहा 1940, 1943, 1946, 1948। तो दोस्तों ये आपके सामने जो 1948 में कंवर सेन ने जो पुस्तक लिखी थी जिसमें इन्होंने बीकानेर के लिए पानी की आवश्यकता नामक ये पुस्तक लिखी थी और इसमें इन्होंने सबसे पहले इंदिरा गांधी नहर का प्रारूप है वो रखा था। उसके बाद में देखिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं आप। 7वें नंबर का क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए मित्रों इसको, कि केंद्रीय गृह मंत्री जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत, क्या नाम है, गोविंद वल्लभ पंत ने कब इंदिरा गांधी नहर का शुभारंभ किया था। मित्रों याद रखिए, केंद्रीय गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने कब इंदिरा गांधी नहर का शुभारंभ किया था। मित्रों यहां पर ऑप्शन दे रहा है, ए में 31 मार्च 1948 को, बी में दे रहा है 31 मार्च 1958 को, सी में दे रहा है आपके सामने, एक मिनट, दो डेट एक साथ लिख दी, 31 मार्च 1948 और 31 मार्च 1958, और यहां पर आप कर लीजिए 60 कर लीजिए 31 मार्च 1960 और उसके बाद में डी में लिखा है 31 मार्च 1968 को। तो दोस्तों यहां पर इंदिरा गांधी नहर का जो शुभारंभ किया गया था वो शुभारंभ 31 मार्च से सन 1958 ईस्वी को किया गया था। याद रखना दोस्तों इस डेट को। उसके बाद में 8वें नंबर के क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए कि 11 अक्टूबर 1961 में 11 अक्टूबर 1961 को डॉक्टर सर्वपल्ली जो राधाकृष्णन है, इन्होंने देखिए इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन सर्वप्रथम किस शाखा से पानी छोड़कर किया था। मित्रों याद रखिए, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 11 अक्टूबर 1961 को राधाकृष्णन ने इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन सर्वप्रथम किस शाखा से पानी छोड़कर किया था। ऑप्शन मिल रहा है नोरंगदेसर शाखा, बी में दे रहा है रावतसर शाखा, सी में दे रखा है आपको सागरमल गोपा शाखा और डी में दे रहा है शहीद बीरबल शाखा। तो मित्रों याद रखना, ये जो नोरंगदेसर शाखा है इस शाखा से पानी है वो पहली बार छोड़ा गया था और ये राधाकृष्णन जी हैं, इन्होंने 11 अक्टूबर 1961 में इंदिरा गांधी नहर से पहली बार पानी है वो छोड़ा था। याद रखिए इस बात को। फिर 9 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर कब किया था। दोस्तों वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर कब किया था। यहाँ पर आपको डेट मिल रही है 2 नवंबर 1984 में, बी में मिल रहा 10 नवंबर 1984 में, बी सी में मिल रहा 15 नवंबर 1990 में, डी में मिल रहा है 20 नवंबर 1995 में। तो मित्रों याद रखिए 2 नवंबर 1984 ईस्वी में ये जो राजस्थान नहर, पहले इंदिरा गांधी नहर का नाम राजस्थान नहर था दोस्तों, और राजस्थान नहर से इसका नाम है वो परिवर्तित कर दिया और परिवर्तित करके इसका नाम क्या कर दिया, इंदिरा गांधी नहर, यानी INGP इंदिरा गांधी नहर है वो कर दिया। कब, 2 नवंबर 1984 को। फिर 10वें नंबर का क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर को भविष्य में किस बंदरगाह से जोड़ा जाएगा। दोस्तों वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान रखेंगे।
एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपकी एग्जाम में ऐसा का ऐसा पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर को भविष्य में, देखिए भविष्य में किस बंदरगाह से जोड़ा जाएगा? तो बंदरगाह आपके सामने लिखा है हल्दिया बंदरगाह, बी में लिखा नौवा सेवा बंदरगाह, सी में लिखा विशाखापट्टनम बंदरगाह और डी में लिखा है कांडला बंदरगाह। तो दोस्तों याद रखिए, इंदिरा गांधी नहर को भविष्य में इस कांडला बंदरगाह है जो आपके सामने गुजरात राज्य में है। ये गुजरात राज्य में है, ये कांडला बंदरगाह। इस कांडला बंदरगाह से जोड़ा जाएगा और इस कांडला बंदरगाह का वर्तमान में दोस्तों नाम भी चेंज कर दिया गया है, पंडित दीनदयाल बंदरगाह इसका नाम है वो कर दिया। ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि कांडला बंदरगाह को वर्तमान में किस नाम से पुकारा जाता है, या कांडला बंदरगाह का नाम है वो वर्तमान में क्या कर दिया? तो याद रखना, पंडित दीनदयाल या दीनदयाल बंदरगाह है वो इसका नाम कर दिया। ये गुजरात में है कांडला बंदरगाह, जो आपके सामने जो गुजरात का जो क्षेत्र है वहां पर आप जब तट पड़ेंगे भारत में, तो उन तटों में आप पूर्वी तटीय प्रदेश और पश्चिमी तटीय प्रदेश पढ़ोगे तो पश्चिमी तटीय प्रदेश में आपको एक तट मिलेगा सौराष्ट्र तट या गुजरात का तटीय प्रदेश। तो उसमें आपको ये कांडला बंदरगाह गुजरात में मिलेगा। इसी के पास में एक पिपावाव है बंदरगाह भी है। तो इनको आपको आगे इंडिया लेवल की जब हम बात करेंगे ज्योग्राफी की, तो इंडिया ज्योग्राफी की जब चर्चा हमने शुरू तो कर रखी, लेकिन समय का अभाव होने के कारण मैंने आपको ये क्वेश्चन के ऊपर चर्चा है वो शुरू कर दी, क्योंकि एग्जाम आपकी नजदीक आ रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये क्वेश्चन है वो ज्यादातर आपको याद रखने होंगे, क्योंकि टॉपिक में टाइम ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगेगा, एग्जाम की डेट है वो फिक्स हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में आप इन प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कांडला बंदरगाह, जो राजस्थान के सबसे निकट का बंदरगाह है। तो मैंने यहाँ से 3 प्रश्न आपको बता दिए। पहला प्रश्न तो हो गया कि इंदिरा गांधी नहर को भविष्य में किस बंदरगाह से जोड़ा जाएगा? कांडला बंदरगाह से। कांडला बंदरगाह पूछ ले कहां पर है? गुजरात में। कांडला बंदरगाह का वर्तमान में नाम क्या है? दीनदयाल बंदरगाह, याद रहेगा। और राजस्थान के सबसे निकट का बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह। ऐसे आप इनको याद रखिए। फिर देखिए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर। दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर है सतलज व व्यास नदी के संगम पर स्थित। इंदिरा गांधी नहर सतलज व व्यास नदी के संगम पर स्थित किस बांध से निकाली गई है? दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि किस बांध से निकाली गई है? सतलज और व्यास नदी के संगम पर देखिए ऐसा कौन सा बांध है जिससे इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है? तो ऑप्शन मिल रहा आपको हुसैनी वाला बांध, बी में दे रहा हरिके बिराज बांध, सी में दे रहा पोंग बांध और डी में दे रहा दोस्तों पंडो बांध। तो याद रखिए कि जो हरिके बिराज बांध है जो आपका फिरोजपुर पंजाब राज्य में है, और इसी हरिके बिराज बांध की बात करें जो फिरोजपुर पंजाब में, ये सतलज और व्यास नदी के संगम पर बना है और वहां से दोस्तों इंदिरा गांधी नहर वो निकाली गई है। और ये हुसैनी वाला जो बांध है दोस्तों ये सतलज नदी पर बना है। कौन सी नदी पर बना है? सतलज नदी पर बना है। और इस हुसैनी वाला बांध की बात करें तो दोस्तों यहां से आपकी गंग नहर निकाली गई है। कौन सी नहर निकाली गई है? गंग नहर निकाली गई है। और जो पोंग बांध और पंडो है बांध है दोस्तों, ये दोनों ही बांध है वो आपके हिमाचल प्रदेश में बने हैं। और कौन सी नदी पर बने हैं? व्यास नदी पर बने हुए। क्लियर हुई बात? फिर देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर जब हरिके बिराज बांध है फिरोजपुर पंजाब, वहां से शुरू होकर के देखिए चलती है तो राजस्थान में सबसे पहले कहां प्रवेश करती है? तो आपको ऑप्शन मिल रहा है मसीतावली हेड, बी में मिल रहा है शिवपुर हेड, सी में मिल रहा साधुवाला और डी में मिल रहा दोस्तों खक्का। तो याद रखें कि इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश करती है तो वो मसीतावली हेड में प्रवेश करती है। और मित्रों याद रखिए ये मसीतावली हेड आपका कहां पर है? हनुमानगढ़ जिले में। और जो गंग नहर है वो दोस्तों आपकी खक्का गांव गंगानगर में प्रवेश करती है राजस्थान में सबसे पहले। तो दोनों प्रश्न आप ध्यान रखें कि गंग नहर है वो कहां से निकाली गई है?
हुसैनी वाला बांध से निकाली गई है पंजाब से, और वहां से निकाल करके ये खक्का गांव गंगानगर में प्रवेश करती है। जबकि इंदिरा गांधी नहर है वो हरिके बिराज बांध से निकाली गई है, जो राजस्थान के मसितावली हेड हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। क्लियर। उसके बाद में देखिए 13 नंबर क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जापान की एक कंपनी है जिसका नाम है जेबीआईसी कंपनी। तो देखिए ध्यान से पढ़िए इस प्रश्न को। जापान की जेबीआईसी कंपनी ने इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र में, इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र में किस वर्ष, दोस्तों याद रखिए किस वर्ष वृक्षारोपण को बढ़ावा देने हेतु सहयोग दिया था। यानी इंदिरा गांधी नहर को जापान की कंपनी जेबीआईसी ने वृक्षारोपण के लिए देखिए सहयोग वो प्रदान किया था। वो कब दिया था? 1990 में दिया था, 95 में दिया था, 1998 में दिया था, या 2004 में दिया था। तो मित्रों यहाँ पर आपका राइट आंसर आपको सी मानना है। 1998 ईस्वी में जापान की जेबीआईसी कंपनी ने इंदिरा गांधी नहर के का जो क्षेत्र है वहां पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए सहयोग दिया था। इस प्रश्न को घुमा फिरा कर कैसे पूछा जा सकता है, यानी यहाँ पर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने सहयोग दिया था, किस कंपनी ने सहयोग दिया था। कंपनी का नाम पूछ सकता है, देश का नाम पूछ सकता है, देश पूछे जापान, कंपनी पूछे जेबीआईसी कंपनी, और डेट पूछे, वर्ष पूछे 1998। ठीक है मित्रों। और उसके बाद में आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। अब इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको देखिए ए में दिया है राजस्थान नहर, बी में दिया राजस्थान की मरुगंगा, डी में सी में आपको दे रखा है यहाँ पर राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की जीवन रेखा, और डी में दे रखा सभी। तो यहाँ पर मित्रों इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर भी कहा जाता है, इसको राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है, और इसको राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी यानी सभी। फिर अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, सेवण घास का वैज्ञानिक नाम। दोस्तों सेवण घास का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। ऑप्शन दे रहा है डोलोमाइजन क्रेन, बी में दे रखा है प्लाटानिस्टा गंगेटिक, और सी में दे रखा पाउ क्रिस्टेटस, और डी में दे रखा है लसियोरुस सिंडिकोस। तो दोस्तों यहाँ पर ये चार आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। तो चार ऑप्शन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि सेवण घास का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों जब सेवण घास को पढ़ते हैं तो सेवण घास से ये जैसलमेर में आपका मोहनगढ़ और पोखरण है, इनकी मध्य एक भूगर्भीय जल की एक चौड़ी पट्टी है, और इसी चौड़ी पट्टी में दोस्तों उपयोगी सेवण घास वो पाई जाती है। ये सेवण घास जब इस देखिए सूख जाती है तो इसको लिलोन कहा जाता है। सेवण घास को देखिए स्थानीय भाषा में लिलोन कहा जाता है, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम दोस्तों याद रखिए लसियोरुस सिंडिकोस है। ये नाम रट के जाना इस बार दोस्तों, ये यदि आपने रट लिया तो ये प्रश्न आपको 100% मिलेगा कि सेवण घास का वैज्ञानिक नाम है। या तो आपको इसका वैज्ञानिक नाम पूछेगा या वैज्ञानिक नाम देगा कि लसियोरुस सिंडिकोस किस घास का वैज्ञानिक नाम है। याद रखिए दोस्तों सेवण घास का वैज्ञानिक नाम लसियोरुस सिंडिकोस है, और सेवण को स्थानीय भाषा में लिलोन कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना। सेवण घास कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में मोहनगढ़ और पोखरण के मध्य भूगर्भीय जल की चौड़ी पट्टी है, वहां पर ये पाई जाती है, और ये घास दुधारू पशुओं के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। याद रखिए। लेकिन मित्रों यहाँ पर आपको ए ऑप्शन में लिखा डोलोमाइजन क्रेन। ये डोलोमाइजन क्रेन है, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? ये वैज्ञानिक नाम आपको कमेंट में लिख करके बताना है। आपको डोलोमाइजन क्रेन है वो किसका वैज्ञानिक नाम है, इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। फिर प्लाटानिस्टा गंगेटिक है, ये दोस्तों किसका वैज्ञानिक नाम है, ये भी आपको किस में लिखना है, कमेंट में लिखना है। और उसके बाद में पाउ क्रिस्टेटस है, ये किसका वैज्ञानिक नाम है, इसको भी आपको कमेंट में लिख करके बताना है। तो मैंने आपसे 3 प्रश्न आज के लिए पूछे हैं कि डोलोमाइजन क्रेन किसका वैज्ञानिक नाम है, प्लाटानिस्टा गंगेटिक किसका वैज्ञानिक नाम है, और पाउ क्रिस्टेटस है वो किसका वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों ये जो आपको मैंने 3 प्रश्न बताए हैं, जिन्होंने मेरे से ऑफलाइन क्लास में पढ़ा है उनका आंसर है वो तो 100% आएगा।
लेकिन जिस स्टूडेंट ने मेरे से ऑफलाइन क्लास में नहीं पढ़ा है वो आप देखिए इनका आंसर है वो बताने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक इनको शेयर कीजिए, अधिक से अधिक इनको शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों अभी जो परीक्षा है उस परीक्षा में टाइम है वो बहुत कम है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये सारे के सारे जो प्रश्न है, मैंने पीछे के जितने वीडियो हैं उनमें भी मैंने बहुत सारे प्रश्नों के ऊपर चर्चा करके बताई है। तो इन प्रश्नों को आप अपने दोस्तों के साथ इनको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि किसी न किसी स्टूडेंट को फायदा है वो इन प्रश्नों से मिल जाए। और दोस्तों अंत में यही कहूंगा कि वीडियो को आप लाइक करें, लाइक करने के साथ साथ कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल के साथ। लगातार आपको इसी प्रकार के वीडियो है वो मिलते रहेंगे, इसी तरीके के प्रश्न और साथ के साथ टॉपिक हैं वो आपको ऐसे करवाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों।